नमस्कार मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आज का जो है आजकल मौसम तो बहुत ही ठंडा ठंडा सा है, तो चाय और पकौड़े का आनंद लेते रहिए और विदाउट अपनी भावनाओं को बचाए रहते। मतलब क्या है ना कि इस देश के लोगों की भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग दिमाग से गधे हैं ना, इसलिए हम लोग मूर्खों के संसार में जिंदा रहते हैं। क्योंकि हमारा सारा ज्ञान आता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। किसी बात का कोई लॉजिक ही नहीं है, किसी बात में कोई फैक्ट ही नहीं है। फैक्ट या भाड़ में, जो ज्ञान मिल गया है आपको 30 सेकंड की रील्स से, आपके लिए वही अंतिम सत्य है। इस देश के नौजवान सिर्फ उसी लिए जिंदा है, मुझे लगता है। अरे थोड़ा सा पढ़ लेते भाई, किताबें पढ़ लो, रील्स देखने से क्या होगा। लेकिन नहीं, दरअसल क्या है ना कि वो समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें लगता है कि सोशल मीडिया वो चला रहे हैं, और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया दरअसल उनको चलाता है, ना कि वो सोशल मीडिया को चलाते हैं। खैर, तो देखिए, आज का जो लेक्चर है उसको मैं आने से पहले थोड़ा डर रहा था, और मेरे पैर अब भी थोड़े से कांप रहे हैं, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा आप लोगों को डराने वाला हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको बोर नहीं करूंगा, बस आप ध्यान से सुन लीजिएगा, इतना ही काफ़ी होगा। और हाँ, मैं आपको शुरुआत में ही बता देना चाहूँगा कि जिन लोगों की भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं, उनके लिए मेरी सलाह है कि कृपया करके वीडियो को ना देखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, ठीक वैसे ही जैसे सिगमंड फ्रॉयड जब अपनी बुक लिख रहा था साइको एनालिसिस, उसमें उसने जिक्र किया है कि मित्रों, मेरी चर्चा को दोबारा सुनने ना आए। अगर आपको जरा सा भी लगता है कि मैं फालतू की बकवास कर रहा हूं, तो कृपया इस चर्चा में दोबारा शामिल ना होइएगा। ठीक वैसे ही अगर आपकी भावनाएं जरा सा भी आहत हो रही हैं, अगर मेरी बातों से आपको लगता है कि ये इंसान जगह ठीक रास्ते पे नहीं है, और ये तो नास्तिक है, ये तो जो है धर्म का बहिष्कार कर रहा है, इस तरीके के अगर ख्याल आए तो अपने पास संभाल के रखिएगा। हाँ, कमेंट करेंगे तो उसका मैं स्वागत करूंगा। बच के रहिएगा, ओके। क्योंकि अगर आपको लगता है कि ऐसी भावना फैला रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। तो मेरे दोस्तों ने मुझे सलाह दी कि भाई यार, फिलॉसफी तो ठीक है, एक पॉलिटिकल थिंकर पर एक वीडियो बनाओ, उसी पर बनाओगे क्या। तो मुझे लगा ठीक है, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि जरा आप ना मार्क्स का, जो जर्मनी का पॉलिटिकल थिंकर, समाजवादी, क्रांतिकारी, दार्शनिक है, और मैं उसको क्या क्या बुलाऊं, क्योंकि उसने बहुत ब्रॉड तरीके से अपना क्षेत्र फैलाया है। तो उन्होंने कहा कि कार्ल हेनरिक मार्क्स पे आप वीडियो बनाइए और लोग पसंद करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो मैंने कहा यार जो है ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ अगर ऐसा है। तो काफ़ी डर रहा था पहले, खैर आज आपके सामने उपस्थित हूँ। और क्या है ना कि जब आप किसी सिस्टम को रन करते हैं तो उसके लिए आपको टाइम बहुत देना पड़ता है, और आसान तो होता ही नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में, और जैसे मैं कहूँ कि चलो फिलॉसफी पढ़ते हैं सब्जेक्ट, आप पहली कक्षा तो पढ़ लेंगे, उसके बाद आएंगे या नहीं आएंगे इस पर थोड़ा मुझे डाउट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो डरावना इतना सब्जेक्ट है कि लोग भाग जाते हैं। ठीक वैसे ही लोग चाहते हैं कि जो है कल से योगा स्टार्ट, 2 दिन होते हैं बस हो गया योगा। ठीक वैसे ही जैसे नव युवा, कुछ लोगों को मैं छोड़ के बात कर रहा हूँ, युवा लोगों में क्या है कि 4 दिन दौड़ने जाएंगे, 5वें दिन कहेंगे हो गया यार, चलो बहुत क्रांति हो गई, यहीं बिठाओ, रजाई में पड़े पड़े क्रांति करो। तो मित्रों, कार्ल मार्क्स पे चर्चा करने वाला हूं मैं आज, और बहुत ही
वास्ट है, थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, और मुझे लगता है कि आप मुझे क्षमा भी कर देंगे, माफ़ भी कर देंगे और सुन भी लेंगे। तो आज हम जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में मैं 2-3 लाइन बोलता हूँ, फिर उसकी आज सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन दूंगा। आने वाले लेक्चर्स जो होंगे उनमें मैं उनके द्वारा दी गई जो थ्योरीज हैं उन पे चर्चा करूंगा। उनकी फिलॉसफी क्या है, सोशलिस्टिक कंसेप्ट क्या है, पॉलिटिकल थिंकिंग क्या है, उन्होंने जो थ्योरीज दी हुई हैं उनका क्या विचार है समाज को लेकर, इन सभी बातों पे अच्छे से जिक्र किया जाएगा। तो इसी के साथ मैं शुरू करता हूं और आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हम ठीक उसी व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिस व्यक्ति के बारे में इंटरनेशनल न्यूज़ रिसर्चर लंदन ने कहा कि इस दुनिया का सबसे घृणित, सबसे नफरत किया जाने वाला, सबसे क्रूर इंसान जो है वो कार्ल हेनरिक मार्क्स ही हैं। हम आज ठीक उसी व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में रूस के कम्युनिस्ट नेता एक बुकानिन नाम से हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो मार्क्स के बड़े प्रशंसक थे और मार्क्स से आलोचना भी करते थे। तो उन्होंने कहा कि मार्क्स से जैसी आज तक महानता, आज तक की ऐसी दयालुता, मार्क्स बिजली हैं, मार्क्स बिजली की चमक हैं, मार्क्स गड़गड़ाहट हैं, तूफान हैं, शेर की दहाड़ हैं। और ये बात कब कही जा रही है? 1870 में। ठीक है। दूसरी बात, आज हम ठीक उसी व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अपने समय का सबसे नफरत किया जाने वाला, सबसे ज़्यादा घृणा किए जाने वाला इंसान जो है, सबसे ज़्यादा जो बदनाम इंसान है, वो हमारे मार्क्स ही थे। आज हम उसी व्यक्ति को लेकर आज थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि जब आपको पता है कि 1870 में जर्मनी और फ्रांस का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में प्रथम जो फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था पेरिस कम्यून का, वो न्यूज़ लेटर था, तो प्रेस था। तो जो प्रेस का संचालक था, जो लिखता था, को फाउंड्रिंग स्क्रिप्ट लिखता था युद्धों के बारे में, तो ऐसा माना जाता है कि जो प्रथम इंटरनेशनल गुटनिरपेक्ष जर्मन और फ्रांस के बीच का जो वॉर हुआ था, उसके बीच जो लिखने वाला नेता हुआ, युद्ध के बारे में जिसने डिस्क्रिप्शन दिया, उस युद्ध का सबसे कुख्यात अध्यक्ष, नेता, राइटर कार्ल मार्क्स ही थे। तो देख लेते हैं मार्क्स कहाँ से जन्मे, मार्क्स की शिक्षा कहाँ हुई, मार्क्स की मृत्यु कहाँ हुई, मार्क्स की थ्योरी क्या है, और मार्क्स का क्रिटिसिज्म किसने क्या किया, और आज मार्क्स रिलेवेंट हैं या नहीं। इन थोड़ी सी बातों पे आज हम केवल इंट्रोडक्शन लेंगे मार्क्स का। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि उनके द्वारा क्या क्या थ्योरीज हैं, उनको डिटेल से जानने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है। तो इसी के साथ आज मैं शुरू करता हूं और अपनी कुर्सी संभाल के बैठिए आप। ठीक है। तो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी लाइन पढ़ता हूं, उसके बाद शुरू करता हूं। ये कार्ल मार्क्स ने लिखा था 1848 ईस्वी में। तो उसने लिखा कि एक भूत यूरोप का सता रहा है, एक भूत यूरोप का सता रहा है, साम्यवाद का भूत। क्योंकि मार्क्स का जो आइडियल वर्ल्ड था, यानी कि जो इमेजिनरी वर्ल्ड था, संसार था, जो वो प्रूव करना चाह रहा था कि समाजवाद के बाद जब जो है खूनी क्रांति होगी, तब साम्यवाद स्थापित हो जाएगा और सभी इंसान बराबर हो जाएंगे। तो मार्क्स ने कहा कि इस दुनिया में, इस यूरोप को एक भूत सता रहा है, समाजवाद का भूत। पुराने यूरोप की सभी शक्तियां, पोप
और जार मेटरनिक, गीजो, फ्रांसीसी उग्रवादी, जर्मन पुलिस के जासूस इस भूत को भगाने के लिए सभी एक हो गए हैं। और उस भूत का प्रेडेता कौन था? आप इस लाइन को समझ पा रहे हैं ना कि ये लाइन इतनी खतरनाक लिखी हुई है कि आप सोच के देखिए, उस व्यक्ति को डर नहीं लगता था। मेटरनिक, जार इन लोगों के खिलाफ बोल रहा है। मेटरनिक जो अपने आप को यूरोप का पुलिस कहता था, उस व्यक्ति के बारे में ऐसा बोलता है। तो मार्क्स होना छोटी बात नहीं है, और इसलिए मैं डर भी रहा था कि मैं आज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। खैर जैसा भी होगा आप लोग बताइएगा। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि इसको करूँगा अच्छे से बताने की। तो देखिए, शुरू करते हैं कि मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ, मार्क्स की शिक्षा क्या हुई, इन सारी बातों को लेकर। ठीक है, तो आइए। और पहले ही बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों की कृपया करके भावनाएं आहत ना हो, क्योंकि किसी बात का कोई मतलब ही नहीं है। मैं एक स्पीच सुन रहा था, युवा सांसद थे कोई दिल्ली के, तो उन्होंने कहा कि गाय ऑक्सीजन छोड़ती है। मुझे लगा अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे लगा टिप्पणी करनी चाहिए। मुझे लगा क्यों जो है अपना टाइम वेस्ट करूं, बकता है तो बकने दो। वैसे भी जो स्पीकर होता है वो बकता है, बकता नहीं है। तो उसने कहा कि जो है गाय ऑक्सीजन छोड़ती है। मुझे लगा यार अजीब बकवास चल रही है, कहाँ से ज्ञान मिला ये? दुनिया के सारे साइंटिस्ट मरे जा रहे हैं, पोल्यूशन को कैसे खत्म किया जाए, हाँ, और इतनी सारी चीजें हैं, इतने लोग मर रहे हैं। अगर ऐसा है, अगर गाय ऑक्सीजन छोड़ती है तो 50,000 गायों को ले जाकर दिल्ली में छोड़ दीजिए। दिल्ली विल बी द क्लीनेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। आई होप सो कि दुनिया का सबसे जो है क्लीन शहर जो हो जाएगा वो दिल्ली होगा। आजकल जो है यूट्यूब पे जो ट्रेंड चल रहे हैं बाबाओं के, इस दुनिया के सबसे घृणित इंसानों से जो नफरत करता हूं ना मैं, वो बाबा ही हैं। सारे नहीं, कुछ हैं, बट ऐसी बकवास करते हैं। एक कोई अनिरुद्धाचार्य हैं गधे नाम के, और मुझे नहीं पता क्या खा के बोलते हैं वो, उसके जैसा तो गधा इंसान ही नहीं देखा मैंने। वो बोलता है कि गाय का गोबर खाने से पेट की सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अब बे अजीब मूर्ख हो यार। पूरे वर्ल्ड की जो मेडिकल साइंस है वो जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के इंटेस्टाइन को कैसे ठीक रखा जाए, स्वस्थ कैसे ठीक रखा जाए, लोग इतने परेशान हैं अमेरिका में कि क्या ही बताऊं मैं। हर साल पता नहीं 10 लाख लोग मर जाते हैं उसको लेकर, और वो कह रहा है कि गाय का गोबर खाने से पेट की सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अब सोच के देखिए ऐसी मूर्खता कैसे हो सकती है। मतलब किसी बात का कोई लॉजिक नहीं है। एक बच्चे ने उस अनिरुद्धाचार्य गधे से पूछा कि अब जरा ये बताइए कि सूर्य कहाँ से निकलता है। अब अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं भारत में निकलता है, सबसे पहले भारत में। इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात तो ये सूर्य कहीं नहीं निकलता है। पूरी दुनिया के बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है, गलत पढ़ाया जा रहा है कि सूर्य पश्चिम से उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, पूर्व से निकलता है। अजीब गधे हो यार। भैया सूर्य अपनी जगह पे है, हम चक्कर लगा रहे हैं, और इंडिया में नहीं। अगर इंडिया में निकलता है तो वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, और अगर पूरी दुनिया में सबसे पहले जहां सन को देखा गया है तो वो आपका जापान है, क्योंकि जापान सबसे ईस्ट में पड़ता है। अब सोच के देखिए कि ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें चल रही हैं संसार में, और लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, और वो लोग इतने फेमस हैं कि लोग जो है मत्था टेकते हैं, उनकी बात मान रहे हैं। मतलब अंधभक्ति की एक हद होती है, वो सारी पार कर दी है उन लोगों ने। पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या खाकर क्या मिल जाता है। तो प्लीज भगवान के लिए, खैर मैं तो भगवान को नहीं मानता हूं, अगर भगवान है तो उससे प्लीज कहिएगा कि ऐसे लोगों को जल्दी उठा ले। अगर ना उठाए तो कम से कम बकवास करने से मना कर दे, क्योंकि नफरत के अलावा और कुछ फैला नहीं रहे हैं। ठीक है, कुछ भी चल रहा है इस देश के अंदर। तो आइए और मार्क्स के बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ, मार्क्स कहाँ पैदा हुए, ये सारी बातें।
तो देखिए साथियों, जो मार्क्स का जन्म है वो 5 मई 1818 में हुआ था। 5 मई 1818 को मार्क्स का जो जन्म है वो राइन एक रिवर है, उसके पास एक शहर है ट्रायर। ठीक है, ट्रायर शहर में मार्क्स का जन्म हुआ था। ध्यान रखिए कि ये जो 1818 का पीरियड है, जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको ये बात का अंदाजा होगा। खैर मुझे उन पे तो जरा सा भी नहीं कि क्या हिस्ट्री पढ़ के आए हैं वो लोग, क्योंकि सारा ज्ञान तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर आते हैं, तो क्या ही पता होगा। खैर, तो जो 1871 में बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया, मतलब जर्मनी एक न्यू नेशन के रूप में बनकर फॉर्म हुआ। उसके पहले जर्मनी का अस्तित्व ही नहीं था। तो मार्क्स जो हैं वो 1818 में राइन रिवर के पास एक जो है छोटा सा, आप कस्बा कह लीजिए या फिर पार्ट कह लीजिए, उस वक्त प्रुशिया में एक शहर था ट्रायर नाम से। ऑस्ट्रिया प्रुशिया ये दो थे, उसी में एक शहर था ट्रायर। उस ट्रायर शहर में मार्क्स का जन्म हुआ था और इनके जो पिता थे वो एक यहूदी थे। ठीक है, यहूदी थे जो कि प्रुशिया से थे, और जो इनकी माता जी थी वो भी एक यहूदी थी, जो कि पिता भी यहूदी थे, साथ में माता भी एक यहूदी थी, और जो कि ऑस्ट्रिया से थी। ऑस्ट्रिया भी एक जो है उस वक्त नेशन हुआ करता था 1818 में। ये छोटे छोटे शहर थे पहले, इनका जो है नेशन तो बाद में बना है, जब इन पर जो रूल कर रहे थे किंग रूलर्स वो आगे बढ़े और उन्होंने एक जो है न्यू नेशन का फॉर्मेशन किया। तो मार्क्स का जो जन्म है वो 1818 का पीरियड है। अब ध्यान रखेंगे आप वहाँ का ना थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानिए। ये वही पीरियड है जब हीगल जो दार्शनिक है, हीगल जहाँ पश्चिम में हीगल ठीक वैसी बातें करता है जैसा यहाँ पर शंकराचार्य कर रहे हैं अद्वैत वेदांत में, थोड़ा सा डिफरेंस है। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि उस वक्त जॉर्ज वोल्टेयर, आप इन बातों को अगर थोड़ा सा अपने दिमाग में रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। कांट, जॉर्ज वोल्टेयर, ठीक है, तो ये वो व्यक्ति हैं जो उस वक्त जर्मनी में फेमस है, वहां की यूनिवर्सिटीज में वही चलता है हीगेलिज्म, है ना, हीगेलिज्म। कांट की फिलॉसफी चलता है, वोल्टेयर की फिलॉसफी चलता है। तो अब उस ये पॉलिटिकल थिंकिंग और वहाँ की जो आइडियोलॉजी है अगर उसको ध्यान में रखेंगे तो आप, मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो देखिए, जो इनके पिता थे वो एक ही बहुत ही कह सकते हैं पढ़े लिखे इंसान और हीगल के संप्रदाय को मानने वाले थे। ठीक है, क्योंकि उस वक्त हीगल का बोला था वहाँ पे, बहुत ही फेमस, और हीगल पढ़ा भी रहे थे 18वीं सेंचुरी के आसपास में। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, ध्यान रखेंगे कि मार्क्स जो है 3 साल की अवस्था तक तो प्रुशिया में रहे, उसके बाद ये चले आए छोड़कर, ठीक है, प्रुशिया को छोड़कर इन्होंने ऑस्ट्रिया विश्वविद्यालय, वहाँ के कॉलेज में 10th क्लास तक की इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उस पीरियड में इनका थोड़ा सा बचपन की बातें जो भी हुई, ये आप एक बार जो है ना, क्योंकि बचपन का बताना, डेट ऑफ बर्थ बताना, माता पिता का नाम बताना, बहन भाइयों का नाम बताना, ये थोड़ा मुझे लगता है हल्कापन है, और ये आप लोग पढ़ ही लेंगे, आप जैसे ही गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। मैं जो है चाहता हूँ कि आप मार्क्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लें कि मार्क्स दरअसल है क्या चीज़। ठीक है, तो देखिए पिता जो है यहूदी धर्म के फॉलोअर थे और हीगल संप्रदाय से बहुत ही प्रभावित और बहुत ही प्रखर बुद्धि के इंसान हैं। इनकी माता ऑस्ट्रिया की हैं और वो भी एक
तीक्ष्ण बुद्धि की पढ़ी लिखी महिला है। ऐसा कहा जाता है कि पिता से ज्यादा माता जो है पढ़ी लिखी थी। तो जो मार्क्स हैं वो अपने 9 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे और यही जिंदा बचे, बाकी सारे के सारे मर गए। मुझे नहीं पता क्या रीजन रहा होगा, ठीक है। तो जो मर गए, अच्छा, पिता ने कहा कि आप 10th क्लास तक प्रशिया में ही शिक्षा ग्रहण कर लीजिए, उसके बाद हम जो है दूसरी जगह चलेंगे। तो ये लोग जो है हॉलैंड चले गए। ध्यान रखिए, जो ऑस्ट्रिया है ना, ऑस्ट्रिया आज हॉलैंड बन गया है, ठीक है। एक न्यू प्रांत, एक न्यू नेशन का फॉर्मेशन हुआ है, ऑस्ट्रिया अलग हो गया है। तो ऑस्ट्रिया चले गए, वहां पर इन्होंने मैट्रिकुलेशन किया, ठीक है। तो मैट्रिकुलेशन करते वक्त इन्होंने एक संप्रदाय में जो है झगड़ा किया, जैसे बच्चे होते हैं। तो इनको 1 साल की जेल हो गई और वहां पर ये स्कूल इनका छूट गया। उसके बाद इन्होंने दूसरे विश्वविद्यालय में जो है क्या बोलते हैं उसको, अपना एडमिशन लिया और वहां पर उन्होंने पढ़ाई की, ठीक है। अब बात ये आती है कि इन्होंने, ध्यान रखिए, मार्क्स जो चिंतक है वो मैथ्स की पढ़ाई नहीं कर रहा है, साइंस की पढ़ाई नहीं कर रहा है। मार्क्स पढ़ाई कर रहा है ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स की, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से लिया है उसने। उस वक्त एक व्यक्ति वहां पे फेमस था 1838 में। 1836 में एक जो है ब्रूनो नाम का व्यक्ति था। ये ब्रूनो वो व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में आप लोग सोच रहे हैं, जिसको जो है पश्चिम के पोप के नेताओं ने, जो है चर्च के लोगों ने जिंदा जला दिया था। ये वो व्यक्ति नहीं है। अगर आप थोड़ा सा मुझे टाइम दे तो मैं ब्रूनो की कहानी बताऊं जो पहले आ रहा था। तो ब्रूनो नाम का एक दार्शनिक था जिसने कहा कि ये दुनिया ना ईश्वर की बनाई हुई है और ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो चर्च के लोग गुस्साए और ब्रूनो को जो है जेल में डाल दिया, 5 साल की जेल, खूब पिटाई। तो जब ब्रूनो निकल रहा था जेल से तो उससे कहा गया, अब लोगों ने पूछा बेटा ठीक हो, अब तो ऐसी बातें नहीं करोगे, क्योंकि चर्च का प्रभुत्व था। चर्च ही 15th सेंचुरी में जो है सबसे ज्यादा खुखार, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, तानाशाह। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे विचार अब भी वही हैं। तो वहां का जो आपका आजकल वेटिकन सिटी है ना, विश्व, वहां पे पोप का ही साम्राज्य था। तो वेटिकन सिटी में चर्च के लोगों ने उसको जिंदा सड़क पे जला दिया, ये कहकर कि अगर रहेगा तो ये देश को बर्बाद कर देगा। अब सोच के देखिए, आज 200 साल के बाद वो लोग कह रहे हैं कि हमने, 500 साल के बाद कि हमने कि जो है ब्रूनो को माफ कर दिया। कैसी मूर्खता चल रही है यार, तुम उसको माफ करोगे? वे तुम लोग इतने बड़े गधे थे, क्या ही बताया जाए। तो जब 1836 में सर जी हमारे जो है चले आए दूसरी जगह विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, तो उन्होंने ब्रूनो बावार नाम से एक जो है दार्शनिक वहां पे थोड़ा सा पढ़ता था और लिखता भी था, तो उसके लेखन से ये प्रभावित हुए, ठीक है, और इन्होंने इसका साथ दिया और ये एक्टिव हो गए एज अ क्रांतिकारी के रूप में। जैसा कि युवा अवस्था में सभी लोग होते हैं, मैं भी हूं। तो क्या हुआ, अच्छा, जिस विश्वविद्यालय में पढ़ते थे आप जानते हैं कि पूरे पश्चिम में हीगल का उस समय बोलबाला था बहुत ज्यादा। तो हीगेलिज्म चल रहा था, इन्होंने हीगेलिज्म को ठीक से पढ़ा। और हीगल क्या कहता है? आइडियलिस्ट संसार, आइडियलिस्ट। हीगल की 2-3 जो बातें हैं, अगर आप पचा पाए तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ये जो दुनिया है ना, ये आपको दिखती है नहीं। मतलब आप सोच के देखिए, आप सपना, आप सोए हुए हैं, आप सपना देख रहे हैं। सपने में जितनी सारी चीजें आपने देखी, भौतिक, मानसिक, विचार, जो भी आपने देखा, क्या ठीक वैसा ही होता है जैसा आपको रियलिज्म में दिखता है, रियल वर्ल्ड में दिखता है? आपको पता चलता है तब जब आपका सपना टूट जाता है। तब आप सपने में जब होते हैं तब ये आप नहीं कह सकते कि मैंने जो है
सपना देखा है, नहीं, ये आप सपने के बाद आपको पता चलता है कि अरे वो तो सपना था, और उसमें जितनी सारी चीज़ें आपने देखी हैं, क्या ठीक वो चीज़ एग्जैक्ट वही नहीं होती जो आप रियल वर्ल्ड में देखते हैं? सपने का शेर एग्जैक्ट शेर लगता है, पसीना भी आता है। सपने में लगी प्यास एग्जैक्ट प्यास होती है, गला भी सूखता है। सपने में हुई पैर की दर्द सचमुच होती है। और अगर सपना बहुत ही क्रूशिफाई हो गया, आप मेरे वीडियो को देखिए जिसमें सिगमंड फ्रॉइड ने बताया है कि अगर सपने में आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आपकी ब्रेन की नस फट सकती है और आपकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है। और उसने ये भी कहा कि जैसे ही आप सोते हैं ठीक 20 मिनट के बाद आप भी पता नहीं कितने सारे सपने देखते हैं। हर व्यक्ति ऐसा करता है। तो सपने में जो आपने देखा वो ठीक वही है जो आप रियल वर्ल्ड में देख रहे हैं। आप इसको ना जरा, ये आप जो देख रहे हैं पहली दुनिया, जो आपने सपने में देखी दूसरी दुनिया, ठीक है। अब जरा इसका तीसरा लेवल सोच लीजिए, मतलब समझ लीजिए कि आप किसी तीसरे व्यक्ति की दुनिया में हैं। मान लीजिए कि ईश्वर सपना देख रहा है और आप उसकी दुनिया में जो है लोगों को गालियां दे रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, चाय दारू सिगरेट पी रहे हैं। जिस दिन उस व्यक्ति का सपना टूटेगा, नींद खुलेगी, उस दिन ये वाली दुनिया खत्म। हीगेल कुछ कुछ ऐसी बात करते हैं। ठीक यही बात शंकराचार्य करते हैं। ट्रांसेंडेंटल वर्ड, ब्रह्म, अंतिम सत्य है ब्रह्म। ठीक है। नेति नेति, न ये ऐसा है ना वैसा है, कुछ कह ही नहीं सकते। तो देखिए, तो भाई साहब हमारे चले हैं प्रभावित करने। अब धीरे धीरे इन्होंने हीगेल को समझा, हीगेल को पढ़ा, और इनको हीगेल से जो है नफरत हो गई। इन्होंने कहा कि नहीं, हीगेल जो है थोड़ी अलग बातें कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हीगेल ठीक रास्ते पे नहीं है। और कांट ने ये कहा है कि मैंने अब कुछ नया नहीं सिखाया है इस दुनिया को, मैंने अपने गुरु के द्वारा जो मैंने सीखा उसका उल्टा कर दिया है। मतलब मैंने, वो सिर के बल खड़े थे, मैंने उनको पैर के बल खड़ा कर दिया है। ये थोड़ी बड़ी बात हो गई। अब अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। कांट कहता है कि भूख के, जब तक भूख होती है ना पेट की, सारी विचारधाराएं पेट भरने के बाद आती हैं, और ये भी अपने आप में एक विचारधारा है। मार्क्सिस्ट लोग ऐसे ही कहते हैं। तो काफी सारा देखो, अब क्या हुआ कि इन्होंने पीएचडी कर ली है। अब तक 1836 में इन्होंने पीएचडी अपनी कंप्लीट कर ली है। किस पे? जेना विश्वविद्यालय में रहकर इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली है। और इनका जो पीएचडी का थीसिस रहा था वो आपका हीगेलियन फैसिनेबल आपका थोड़ा सा, हाँ, मोबियोक्राइटस था, और दूसरा एपिक्यूरियन फिलॉसफी थी। एपिक्यूरस वही व्यक्ति है जो चारवाक इंडिया में है। ठीक है। इसके बाद इन्होंने 1842 में जो कोलोन नाम से एक शहर है, उस वक्त हुआ करता था, कोलोन नाम के शहर में समाचार में ये काम करने लगे, और वहां पर इन्होंने अपने लेख प्रकाशित करने शुरू कर दिए। और जब इन्होंने अपने लेख प्रकाशित करने शुरू कर दिए तो आप सोच के देखिए जरा कि मार्क्स अपने लेख प्रकाशित कर रहा है, और ध्यान से अब देखेंगे तो मार्क्स एकदम विचारधारा के विपरीत है। सब लोग कहते हैं कि मार्क्स लेफ्टिस्ट है। ये कहाँ से आया? ये जो है राइट विंग का है, ये लेफ्ट विंग का है। जब हीगेल पढ़ाता था यूनिवर्सिटी में तो मार्क्स के 2-4 ग्रुप के लोग थे, और हीगेल को सपोर्ट करने वाले 2-4 लोग थे। शुरुआत में मार्क्स जो है हीगेल को सपोर्ट करता था, उसका गुरु था। लेकिन थोड़े दिनों के बाद मार्क्स ने अपना ग्रुप बना लिया, और वो लेफ्ट साइड में बैठता था और ये कुछ लोग राइट साइड में। तो वहीं पे लेफ्ट और राइट इसीलिए चल पड़ा है। इसीलिए कॉमरेड, वाह कॉमरेड वाह, अजीब पागलपन है भाई, लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए किसी भी लॉजिक का तर्क नहीं है। कई लोग कहते हैं कि जो लोग मार्क्सिस्ट हैं ना, दरअसल वो
मार्क्स ने जो विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं उसके बारे में जरा सा भी नहीं जानते हैं, और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। वो लोग बिना बात की मार्क्स को जो है बदनाम किए में करने में लगे हुए हैं, और मैं क्या ही बताऊं, है ना। तो देखिए, अब मार्क्स ने अपना जो है प्रकाशन लेख स्टार्ट कर दिया है, लेख लिखने लगे मार्क्स। अब देखिए क्या हुआ उसके बाद, इन्होंने एक निबंध लिखा सेंसरशिप के बारे में। आप जानते हैं कि भारत में 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तो सारे न्यूज़ जो पेपर थे बंद कर दिए गए थे, उनकी बिजली काट दी गई थी। तो मार्क्स ने एक निबंध लिखा है 1842 में, और वो ये पहला निबंध है मार्क्स का जहां से मार्क्स बदनाम होना शुरू हो गए हैं। और ये निबंध था आपका सेंसरशिप के बारे में। और इन्होंने जैसे ही कहा कि सेंसरशिप सबसे बदनाम चीज है और सेंसरशिप के केवल बुरे परिणाम ही निकल सकते हैं, इससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि उस वक्त भाई रूलर्स हुआ करते थे, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, प्रशा, पोलैंड, हॉलैंड, ये सारे जो एरिया हैं राइन, वहां पे रूलर्स हैं। अभी एक नेशन नहीं बने हैं, वो डेमोक्रेटिक नेशन नहीं बने हैं, वहां पर रूलर्स हैं। तो इसलिए जैसे ही इसने कहा कि सेंसरशिप को लगाने से न्यूज़पेपर्स पे केवल बुरे परिणाम निकलेंगे, इससे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ आगे, 1845 में इनकी मुलाकात हो गई। 1845 में इनकी मुलाकात हुई फ्रेडरिक एंजल्स। देखिए, फ्रेडरिक एंजल्स के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आपसे अभी शेयर करूंगा। पता नहीं ये एंगल्स था ये एंजल्स था, लेकिन पश्चिम में एंजल्स का मतलब होता है जो है परियां, एंजल्स। हो सकता है एंगल हो, बट एंगल्स तो हो नहीं सकता। फ्रेडरिक त्रिकोण ऐसा तो नाम हो ही नहीं सकता, तो फ्रेडरिक एंजल ही होगा। तो इस वक्त मार्क्स जो है इनके प्रभाव में आ गए हैं, मतलब फ्रेडरिक एंजल्स से इनका मिलना हुआ है कोलोन में, ठीक है। तो देखिए, अब यहां से मार्क्स का एक नया ओरिजिन स्टार्ट होता है। ध्यान रखिए, आज के युवा जिस वक्त में, जिस दौर में जी रहे हैं, 30 साल के हो गए हैं, है ना, और जो है पागलपंथी कर रहे हैं, छपरी बने हुए हैं। मजेदार बात जानते क्या है, एक वाइट शर्ट खरीदी, काली पैंट खरीदी, या फिर नीली पैंट काली शर्ट, पीले जूते, चश्मा लगा लिया है पता नहीं नीले पीले कलर का जो भी है, बाल पता नहीं किस अदा से कटवा लिए हैं, दाढ़ी इतनी रखी है केवल सेज चिल्ली बन गए हैं, गले में जो है सिल्वर की चेन पहन ली है, और यहाँ पे कड़ा बांध लिया है, 5 अंगूठियाँ उंगलियों में हैं। उसके बाद घड़ी भी है बहुत ही चैन वाली बड़ी सी, ठीक है। फिर एक जैकेट लाद लिया है, जींस पहन लिए फटी सी, जूते हैं पीले कलर के। अब सड़क पे निकले हैं, अब उनको लग रहा है कि लोग उनको पसंद कर रहे हैं, लोग उनको देख रहे हैं, बल्कि बप्पी लैडी निकल लिए हैं। अब उनको कौन बताए, इतनी दयालुता उन पे कौन दिखाए भाई। ऐसी मतलब जब भी मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है तो मुझे बड़ी दया आती है ऐसे लोगों पे, कि भाई क्यों लोगों को दिखाने के लिए, अबे तुम इंडिविजुअल हो यार, वस्तु नहीं हो। जो व्यक्ति शीशे के सामने 1 घंटे खड़े होकर सज रहा है और फिर बाहर निकल रहा है, सज रहा है इसलिए ताकि लोग उसको देखें, पसंद करें। भाई मार्केट में जो सुंदर वस्तु होती हैं उसी को तो आप देखते हैं। तो ये तो इंसान है ना भाई, इंसान और वस्तु में फर्क होता है। और ये उन गधों को कौन समझाए जो राष्ट्रवाद के नाम पर नारे लगा रहे हैं कि पाकिस्तान को मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बीजेपी जिंदाबाद, हम हिंदू हैं, ये पाकिस्तानी, ये है ना, पाकिस्तानियों को निकाल देंगे, मुस्लिम बुरे होते हैं। क्या बकवास चल रही है यार। जब मार्क्स 23 साल का था, कार्ल मार्क्स 23 साल की अवस्था में अपनी पहली किताब लिख चुका था। अपनी पहली किताब उसने लिखी है, इसलिए मार्क्स को पढ़ना है, अगर समझना है तो उसके 2 फेजेस हैं। एक आपका
जो है युवा मार्क्स हैं और एक मैच्योर मार्क्स हैं, अर्ली मार्क्स हैं। दो फेजेस हैं, लेटर मार्क्स, अर्ली मार्क्स। तो समझना है, जीवन को समझना है। मार्क्स ने कहा है कि जब तक आप किसी चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा, आपको लगेगा कि वो जो है वो बहुत ही हल्की चीज है। जैसे ही आप उस चीज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे वैसे ही आपको लगेगा कि अरे बाप रे, बहुत ही गहराई है, दुनिया में बहुत ही गहराई है, समझने की जरूरत है। और ये बात युवाओं को कैसे समझाई जाए, क्योंकि उनको इंस्टाग्राम से फुर्सत नहीं है, रील से फुर्सत नहीं है, तो करेंगे क्या, है ना। यहां पर दोस्ती हो गई है और ये बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं फ्रेडरिक एंजल्स के। तो क्या हुआ, यहीं पर इन्होंने एक बुक लिखी इसके साथ मिलकर, द होली, एक बुक का नाम है, वो मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, वो मैं आपको देख के बता पाऊंगा। तो यहां पे उन्होंने, हाँ, द होली, तो इन्होंने एक बुक लिखी है, द होली मार्क्सली, एक ये मार्क्सियालिटी एक बुक लिखी है। हालांकि ये इतनी जो है डरावनी कह सकता हूं मैं, इतनी खतरनाक विचारों वाली पुस्तक थी कि ये प्रकाशित नहीं हो पाए। अब सोच के देखिए, 2 साल की मेहनत हुई, किताब के ऊपर काम किया दोनों ने मिलकर, वो प्रकाशित नहीं हो पाई। आप सोच के देख रहे हैं, मार्क्स का जीवन समझिए। मार्क्स ने इतना दुख झेला है। जब मार्क्स बड़ा हो रहा था तब उसकी जो है उसके सारे भाई खत्म हो गए। जैसे ही मार्क्स जो है स्कूल गया वैसे ही जेल की सजा काट के आया 1 साल के लिए। जैसे ही वहां से कोलोन शहर में आ गया वैसे ही जो है माता की मृत्यु हो गई। जैसे ही उसने फ्रेडरिक एंजल्स से दोस्ती की उसके पिता की मृत्यु हो गई। अजीब सी दुनिया चल रही है उसकी। अब समझने का प्रयास कीजिए कि मार्क्स की दुनिया कितनी अजीब सी है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये पुस्तक प्रकाशित नहीं हो पाई तो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और फिर समझने का थोड़ा और प्रयास करते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। तो देखिए 1846 में एक पुस्तक है जो लिखी गई थी, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। देखिए इस दुनिया का सबसे गरीब जो सब्जेक्ट है, सबसे पुअर सब्जेक्ट, गूगल भी ऐसा सजेशन देता है, एआई कहता है कि फिलॉसफी इज द पुअरेस्ट सब्जेक्ट। तो फिलॉसफी पे एक पुस्तक लिखी गई, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, और इस पुस्तक को लिखने वाले जो व्यक्ति हुए थे वो थे प्रूधो नाम के। अब जो ये प्रूधो हैं और एक पुस्तक और लिखी गई है 1847 में, उस पुस्तक का नाम है द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, ये 2 पुस्तक लिखी गई हैं 1846 और 1847 में। और ये जो पुस्तक लिखी थी इसको लिखने वाले व्यक्ति थे पियरे जोसेफ। ठीक है, पियरे जोसेफ नाम के एक व्यक्ति हुए हैं। उन्होंने ये पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी में कोलोन की, तो वहां भी ये पुस्तक लिखी गई। और इसी पुस्तक को बेस बनाकर मार्क्स ने इतनी तीखी आलोचना की इन दोनों पुस्तकों की कि मार्क्स अब यूरोप के जो रूलर्स हैं, वहाँ के जो सरकार्स हैं, उनकी नज़रों में एक जो है क्रांतिकारी के रूप में निकल के आ रहे हैं। बहुत ही तीखा। जब आप सोच के देखिए, कोई व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु पर श्राद्ध कर रहा हो, बरसी मना रहा हो, और वहाँ से जो है एक चारवाक प्राणी गुजर जाए और वो कहे कि क्या बकवास काम कर रहे हो, लाओ इधर लाओ, मुझे लाओ। मरने के बाद जो है सब खत्म, स्वर्ग कुछ नहीं जाता है, सब यही है, लाओ मुझे दो, थाली दो। अब क्या होगा समझते हैं? भाई जल जाएगा। अगर कोई पंडित पूजा कर रहा है और कोई चारवाक वहां से गुजरे तो कहे लड्डू मुझे दो ना, रुको लड्डू लाओ। भगवान कुछ नहीं खाते, भगवान तो बेवकूफ है, मूर्ख है, भगवान होते ही नहीं है।
अब समझ रहे हैं क्या होगा उसके बाद? आपकी जान की लाले पड़ जाएंगी। तो ठीक वैसे ही मार्क्स ने जब जो है क्रिटिसाइज किया इन दोनों पुस्तकों को, तो ये बहुत ही ऐसा लगा कि अगर इसको यहाँ से यहाँ पे रखा गया तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो मार्क्स को जो है अब देश से निकाल दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले ऑस्ट्रिया से, उसके बाद प्रसिया से, अब जो है कोलोन शहर से निकाल दिया गया है। अब क्या हुआ, अब इन्होंने एक 1847 और 1848 के पीरियड में इन्होंने लंदन में एक ग्रुप चलता था, गुप्त, आप बोल सकते हैं गुप्त समाज, साथ ही साथ ये भी नाम ले सकते हैं उसका जस्ट लीग। ये उस ग्रुप का जस्ट लीग ये ग्रुप चलता था, इस ग्रुप का नाम हुआ। तो फ्रेडरिक एंजल्स तो जुड़े हुए थे। ठीक है, ये लंदन का ग्रुप है और इसमें मार्क्स ने एंट्री की है, क्योंकि मार्क्स को देश से निकाल दिया गया है। क्योंकि लोग समझ रहे हैं अगर ये रहा तो ये जो है ना यहाँ की जनता को भड़काएगा, विद्रोह होगा, क्रांति हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। ठीक है, तो मार्क्स जो है इसमें शामिल हो गए हैं। आगे चलकर ये जो लीग है इसका नाम बदलकर सिर्फ जस्ट लीग कर दिया गया। और इसी में, ठीक है, इसी में आप ये भी ध्यान रखिए कि एंगल्स भी इसमें शामिल हैं जस्ट लीग में। इसी लीग के रहते हुए 1848 में मार्क्स ने एक पुस्तक लिखी है, फ्रेडरिक एंजल्स और मार्क्स ने मिलकर, जिसका नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और ये इतनी खतरनाक पुस्तक साबित हुई उस वक्त कि क्या ही बताऊं मैं मेरे पास ये पुस्तक है, मैं भी एक दो रेफरेंस आपको पढ़ के बताऊंगा। तो ये कहते हैं कि ये मार्क्सवादियों का जो है ना, जो मार्क्सवादी हैं उनका, मार्क्सवादियों का घोषणा पत्र है ये। और इसमें इतनी तीखी बातें लिखी हुई हैं पूंजीपतियों के खिलाफ, चर्च के लोगों के खिलाफ, जो धनी हैं उनके खिलाफ। क्योंकि मार्क्स देख रहा है ना, आप समझ के देखिए, मार्क्स ने समझा है कि इस दुनिया में दो धाराएं हैं, इस इतिहास में सिर्फ दो धाराएं बची हुई हैं, शुरुआत से चली आ रही हैं। जैसे आप एंशिएंट टाइम में देखेंगे तो आपको राजा और प्रजा नजर आएंगे। उसके थोड़े समय के बाद देखेंगे आप मिडाइवल पीरियड में तो आपको दिखेगा चर्च का प्रभुत्व और स्लेव। अर्ली मॉडर्न पीरियड में आप देखेंगे कि जो है पूंजीपति, जो इंडस्ट्री का मालिक है, कारखाने का, और जो कारखाने में काम करने वाले लोग हैं, लेबर्स, वो। तो फ्रेडरिक एंजल्स और मार्क्स को लगा कि हम दोनों के विचार काफी मिल रहे हैं और इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और इन दोनों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। मार्क्स ये लोगों को बता रहा है कि भाई, जो व्यक्ति घर का निर्माण करता है उसके लिए घर नहीं है, जो कपड़े का निर्माण कर रहा है उसके लिए कपड़ा नहीं है, जो फसल उगाता है उसके लिए फसल खाने के लिए नहीं है। क्योंकि पूंजीपति इस दुनिया का शोषक वर्ग है और जो काम करने वाले लोग हैं वो शोषित वर्ग है। जर्मन भाषा में सर्वहारा और बुजुर्वा, ये दो शब्द चलते। बुजुर्वा चलता है पूंजीपति के लिए, सर्वहारा चलता है आपका मजदूर के लिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो रहा है। साथ ही साथ कुछ अमेरिका में जो है एक्टिव लोग थे, क्योंकि पूरी दुनिया का इतिहास ही है ना। इंडिया में भी कारखाने लग गए हैं और आप जानते हैं लंदन तो इसका प्रमुख एरिया है जहां से आप जानते हैं उस वक्त भारत में ब्रिटिशर्स का रोल था, अफ्रीका में ब्रिटिशर्स थे, पुर्तगाली थे, स्पेन वासी थे।
अमेरिका में जो है इंडस्ट्री लग गई थी। आपको ये भी पता है कि जो है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का शुरुआत हुआ वो लंदन में ही हुआ, जबकि संभावनाएं भारत में थी, फिर भी वहां पे हुआ। क्यों? कुछ वजह है, इसलिए उन वजहों को जब मार्क्स को हम ठीक से समझेंगे, उसके द्वारा दी गई थ्योरीज को समझेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। तो यहां तक ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट साबित हुआ कि यहां से एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि लोगों के जो मन में थी ना, क्रांति की जो सुगबुगाहट होती है ना, वो पनपने लगी है। ठीक वैसे ही जैसे भारत में जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, मूवमेंट हुआ था, कुछ लोग कहते हैं कि वो एक स्वतंत्रता संग्राम था, कुछ लोग कहते हैं कि वो जो है एक राष्ट्रवादी क्रांति थी। लोगों के अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं। तो यहां से एक सुगबुगाहट स्टार्ट हुई है उस देश, उस यूरोप के लोगों के अंदर। और जो मैंने आपको शुरुआत में एक छोटा सा वाक्य पढ़ के सुनाया था, मैं वाक्य अब फिर से दोहराने जा रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप अब उस वाक्य को अच्छे से समझ पाएंगे। तो वाक्य क्या है वो देखिए। ये वही पुस्तक है जो 1848 में फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स ने मिलकर प्रकाशित की थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो इस पुस्तक में जो वाक्य लिखा हुआ है शुरुआत में ही, आप इसको पढ़ेंगे तो आप हिल जाएंगे अगर आप समझ पाए तो। लिखा हुआ है, एक भूत यूरोप को सता रहा है, साम्यवाद का भूत। पुराने यूरोप की सभी शक्तियां, आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि क्या चल रहा था उस वक्त यूरोप में। चर्च का प्रभुत्व था, पोप का प्रभुत्व था, और रूलर्स थे। कौन कौन से? जार, जो कि रशिया में है। मेटरनिक, जो कि मेटरनिक कहाँ का है? अब ध्यान से देखिए, मेटरनिक आपका जर्मनी में है। गीजो, इटली। फ्रांसीसी उग्रवादी और जर्मन पुलिस के जासूस इस भूत को भगाने के लिए सभी एक हो गए हैं। ये मार्क्स किसी और के बारे में नहीं कह रहा है, अपने द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है उसका साम्यवाद, उसके बारे में कह रहा है। और आप ध्यान से समझेंगे तो अपने बारे में भी कह रहा है, क्योंकि यूरोप के सभी लोग मिलकर उस व्यक्ति को वहां से भगा देना चाहते हैं, ताकतवर लोग, जो उनके विपक्ष में बोल रहा है, अगेंस्ट बोल रहा है। वहां की जनता धीरे धीरे उसको बहुत प्रेम करने लगी है, उसका बहुत सम्मान करने लगी है। अब सोच के देखिए, जो भी गरीब जनता की रक्षा करेगा वो धीरे धीरे नफरत का शिकार हो ही जाएगा, क्योंकि इस देश की पॉलिटिशियंस का फिर क्या होगा, या फिर कहीं किसी भी देश के पॉलिटिशियंस का क्या होगा। इसलिए मार्क्स जो है जनता का सबसे ज़्यादा प्रिय, और वहाँ के जो लोग हैं, पोप है, वहाँ के शासक हैं, उनका सबसे घृणित इंसान। ठीक है। तो इस बुक में एक दो वाक्य और हैं, उनको जरा पढ़ के बताता हूं कि ये कितना जो है कह रहे हैं। श्रमिक वर्ग केवल तैयार की गई राज्य की मशीनरी को पकड़ नहीं सकता और इसे अपने उद्देश्यों के लिए मिटा सकता है। मतलब श्रमिक वर्ग इतना ताकतवर होता है, बस उसको अपनी ताकत का पहचान नहीं है। राज्य उसी के बल पर खड़ा है, अगर वो चाहें तो राज्य को मिटा सकते हैं। ये जो है इस किताब में कुछ लिखे हुए हैं। बुजुर्गा वर्ग, मतलब वर्ग ही बुजुर्गा वर्ग से लड़ने के लिए सर्वहारा वर्ग को हथियारों की उपलब्धि कराता है। ठीक है। इस बुक में प्रत्येक युग के शासक विचार हमेशा उसके शासक वर्ग के विचार रहे हैं। आप सोच के देखिए, किसी भी वर्ग को उठा लीजिए, आप ध्यान से इस बात को समझिएगा। जैसे प्राचीन काल में देख लीजिए, आधुनिक काल का देख लीजिए, और जो मिडाइवल पीरियड है, जिसको मैं मध्यकालीन नहीं अर्ली मॉडर्न पीरियड कहना पसंद करता हूं, उसको देख लीजिए। ठीक है। आप एक सिमिलैरिटी आपको नजर आएगी कि दो वर्ग हैं दुनिया में। वो दो वर्ग सिर्फ ऐसे हैं कि एक
शासक है और दूसरा शोषित है। मतलब एक है आपका हैव्स और दूसरा है हैव्स नॉट। तो ये वो पुस्तक है, आप पढ़िए इसको, आपको आनंद आएगा। तो यहां तक तो हुई आपकी मार्क्स का अर्ली पीरियड ये था। अब जो है लेटर मार्क्स आएगा, एक न्यू मार्क्स का ओरिजिन यहां से होने वाला है। ठीक है, देखिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे छोटी बातें नहीं हो पाती हैं, और पॉज कर लीजिए, चाय पी लीजिए, तब एंजॉय से देखिए, है ना। तो यहाँ से मार्क्स अब एक नए युग में प्रवेश करेगा और एक नए तरीके से उभर के आएगा। मार्क्स बहुत गरीब है, मार्क्स को जनता का प्यार है, पैसा नहीं है बस उसके पास। मार्क्स को देश से निकाल दिया गया है। ठीक है, मार्क्स के जो है पहला बेटा खत्म हो गया था। ठीक है, उससे वो और टूट गया, देश से निकाल दिया गया, तो लंदन में उसको जो है शरण मिल गई है अब। ठीक है, तो इसको ना 16 मई, अब सोचिए ये वो पीरियड है जब इसको कहा गया कि पूंजीपति के खिलाफ इसने, पूंजीपति जो वहाँ के लोग थे उनके खिलाफ इसने अखबार में एक लेख लिखा, और वहाँ की सरकार ने सोचा कि क्रांति फैलाने के आरोप में इनको जेल बंद कर दिया गया और देश से निकाल दिया गया। तो मार्क्स का स्वागत हुआ लंदन में 1850 में। 1850 में मार्क्स का लंदन में स्वागत हुआ, बहुत ही ठीक तरीके से स्वागत हुआ, और इन्होंने वहां जाते ही लिबरल कैपिटलिज्म जो है, अभी आप नाम थोड़ा सुन लीजिए, क्या है ये बाद में पता कर लेंगे। लिबरल कैपिटलिज्म, इसको इन्होंने पूरी तरीके से नकार दिया, जो कि लंदन में जो है प्रतिस्थापित था, और इन्होंने अपनी थ्योरी जो थी उसको सपोर्ट किया। क्या? इन्होंने कम्युनिस्ट, क्योंकि ये वाले लोग चाहते थे कि मार्क्स मेरे में आ जाए, बट मार्क्स ने कहा कि नहीं, तुम लोग जो है इस राष्ट्र के सबसे जो है शोषक वर्ग हो। तो इसलिए कम्युनिस्ट लीग में मार्क्स एक बार फिर से स्वागत हुआ मार्क्स का, और उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ से मार्क्स का जो आंदोलन है वो पूरा जो है डराने वाला है। तो क्या हुआ, मार्क्स कहता है कि कुछ लोग जो है ना भौतिकवाद के स्थान पर आदर्शवाद स्थापित करना चाहते हैं, और हीगल आदर्शवाद को स्थापित करना चाहता है, कांट आदर्शवाद, वोल्टेयर आदर्शवाद। मार्क्स कहता है कि भाई भौतिक दुनिया में जिंदा रहना है, आप इस भौतिक दुनिया में से बनाई हुई चीजें हैं, अगर भौतिक परिस्थितियां आपकी सही नहीं होंगी तो आप जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या चल रहा है अब। तो इन्होंने जैसे ही कहा कि आदर्शवाद एकदम बकवास चीज है और लिबरल कैपिटलिज्म थ्योरी एकदम बकवास चीज है, तो लंदन का जो पूंजीपति वर्ग था वो इनसे इतना ज्यादा नाराज हुआ कि मार्क्स 1850 से लेकर 1864 तक इन्होंने इतना दुख झेला है, जेल में बंद कर दिया गया कुछ समय के लिए। बेचारे के पास पैसे भी नहीं है, और आप जानते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो आप जानवर और आप में कोई अंतर है नहीं। वैसे पैसे को इतना महत्व दिया गया है, मुझे नहीं पता क्यों, बट कभी कभी लगता भी है अगर पैसा नहीं है तो फिर क्या ही है आपके पास। तो मार्क्स जो है, ये पीरियड मार्क्स का जीवन का सबसे बहुत ही दुखदायी पीरियड है। इस पीरियड में क्या क्या हुआ है मार्क्स के साथ, वो मैं थोड़ा आपको लिख के बताना चाहता हूँ, देख कर। वो भी मेरी प्रॉब्लम है कि जो है देखना पड़ता है, कई इतने ब्रिलियंट हुए हैं कि वो देखते भी नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ, ट्रुथ के साथ कोई खिलवाड़ ना हो पाए। ठीक है, देख लेता हूँ तो इसमें मुझे लगता है कि खुद से न्याय कर पाता हूँ। आप लोगों को मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाना है। तो
देखिए, एक इनका बेटा था गुइडो, वो भी मर गया। बेटी हुई थी फ्रांजिस्का, वो भी मर गई। ठीक है। और पत्नी पत्नी जो थी वो भी, इतने गरीब हो गए हैं ये लोग। और ध्यान रखिए, गरीबी की वजह से पत्नी काम करने जाती हैं, मार्क्स भी काम करने जाते हैं, लेकिन पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं। फ्रेडरिक एंजल्स, जो इनका बहुत ही अच्छा दोस्त रहा, वो इनकी सहायता कर रहा है। वो दोस्त के नाम पर एक नंबर का इंसान था, ये जान लीजिए आप। तो पत्नी भी काम कर रही है, बट गरीबी बहुत ज़्यादा है। इस गरीबी की वजह से मार्क्स का बेटा गुइडो खत्म हो गया। गरीबी की वजह से मार्क्स की जो बेटी थी फ्रांजिस्का, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो मार्क्स एकदम टूट गया अंदर से। ठीक है। इसके बाद जो हुआ, इन्होंने जो है ना, रूम में रहकर ही जीवन बिताया अपना पूरा का पूरा 1850 टू 64 तक। हाँ, एक बात जो मैं बताना चाहूँगा कि 1851 से लेकर 1852 तक इन्होंने चार्ल्स ए डाना एक अमेरिका के पत्रकार के ऑफिस में डायरेक्टर हुआ करते थे। उन्होंने इनको आमंत्रित किया और वहाँ के अखबारों में इन्होंने लेख लिखना स्टार्ट किया। और जब मार्क्स ने लेख लिखना स्टार्ट किया, उसके पहले उसकी बिक्री नहीं हो रही थी उस अखबार की। जैसे ही मार्क्स ने लिखना स्टार्ट किया, उस जो ये आप इनका था, दिन दुगने रात चौगुनी जिसको नहीं बोलते हिंदी भाषा में, ठीक वैसे ही विस्तार हुआ। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो लेख छप जाया करते थे एक दिन में, उनकी संख्या थी 8 लाख समथिंग। 8 मिलियन पैम्पलेट, 1 मिलियन कॉपियां एक दिन में छपती थी। इतना प्रभुत्व मार्क्स का, इतना क्रेज हो गया मार्क्स का। लोग पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि अगर हम गरीब हैं तो क्यों गरीब हैं, लोग समझना चाहते हैं। और मार्क्स सबकी पोल खोल रहा है, मार्क्स सबको आईना दिखा रहा है कि देखो। ठीक है। अब देखिए, उसके बाद चीन, जापान, भारत, स्पेन, हर जगह पे राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे। और मार्क्स ने सबका विश्लेषण बहुत ही बारीकी से किया। इस बीच में उसने अपनी एजुकेशन भी कर ली है, उसने पीएचडी कर ली थी, उसने जो है हिस्ट्री पढ़ ली थी अच्छे से। मार्क्स ने विश्लेषण प्रस्तुत किया और बहुत तीखे लेख लिखे। तो मार्क्स को उस वक्त आप जानते हैं कि अगर किसी के पास मार्क्सवादी कोई लेखन मिल जाता था तो उसको जेल हो जाती थी। आप जानते हैं शायद, अगर हिस्ट्री के छात्र रहे हैं तो। देखिए, मैं आपको बहुत बोरिंग हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता। हिस्ट्री इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आई डोंट नो व्हाई पीपल हेट दैट सब्जेक्ट, बट इफ यू आर want to know our past, then your responsibility is to study the history. I think so. तो देखिए, मार्क्स इसी पीरियड में ब्रिटेन की लाइब्रेरी में रहते थे, ब्रिटेन की लाइब्रेरी जाते थे और यहीं पे उन्होंने बहुत सारा लेखन किया, रिसर्च किया। और दास कैपिटल, ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ, मैं एक पुस्तक का नाम लिख रहा हूँ जो मार्क्स की सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, उसका नाम है दास कैपिटल। ठीक है। ये मार्क्स के जीवन में इसके 3 भाग हैं जो मेरे पास है। मार्क्स के जीवन, जब तक मार्क्स जिंदा रहे तब तक इसकी सिर्फ पहला वॉल्यूम ही प्रकाशित हो पाया। लेटर पीरियड में 1883 1894, ये 2 पीरियड हैं जब मार्क्स का ये तो मार्क्स के जीवन के साथ ही प्रकाशित हो गया। ये 1884 में और ये 1894 में, सॉरी ये 1883 है। ठीक है। अब मैं लोगों से कमेंट में ये जानना चाहूँगा कि जर्मन में दास का मतलब क्या होता है। ठीक है। आई होप सो कि आप लोग जान सकते होंगे अच्छे से, वरना कई लोगों को हो सकता है पता हो। तो देखिए, अब मार्क्स जो है बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही क्रांतिकारी विचारक हो गए हैं, पॉलिटिकल सोशलिस्ट।
ठीक है, कई सारे फेजेस पे। उसके बाद क्या हुआ, मार्क्स ने एक सभा बुलाई ट्रेड यूनियन की, फ्रांस और ब्रिटेन में कि लोगों ने सभा बुलाई ट्रेड यूनियन लीडर्स ने। मार्क्स इतना ज़्यादा दुखी व्यक्ति हो गया, क्योंकि भाई आप समझ के देखिए, जिसका बेटा खत्म हो गया, जिसको देश से निकाल दिया गया, जिसकी बेटी खत्म हो गई, इस वक्त मार्क्स जो है मानसिक अवसाद, जो मेंटल उनकी एबिलिटी थी, वो एकदम जो है टूट गए थे एक तरीके से। तो जो फ्रांस और ब्रिटेन ने सभा बुलाई कॉमन लीग की, तो मार्क्स उस सभा में लोगों को सुना, तो गुस्सा भी आई, लेकिन मार्क्स ने कुछ बोला नहीं। ऐसा उनकी पत्नी ने बताया है फेडरिक एंजल्स से कि मार्क्स ने कुछ कहा नहीं, कुछ वजह होंगी, वो दुख नहीं झेल पा रहे थे। अच्छा, उसके बाद ठीक जैसे ही लीग खत्म हुई, लीग हमेशा होती थी, हर सप्ताह होती थी, हर महीने, तो मार्क्स ने जम के काम किया, मतलब फिर तो मार्क्स ने आग लगा दी, तो सबसे ज़्यादा चर्चा सिर्फ मार्क्स की होती थी। ठीक है, अब देखिए, पेरिस कम्यून की मदद से मार्क्स जो है ना, पेरिस कम्यून उस वक्त जो है ना एक इंटरनेशनल आपका न्यूज़ पेपर हुआ करता था। उसने कहा कि उसने ही मार्क्स को यूनिवर्सल मैन बना दिया, उसने ही मार्क्स को फेमस किया, और ये बताया गया, पेरिस कम्यून जो है आपका, उसमें ये कहा गया कि इस दुनिया का सबसे, लंदन का सबसे बदनाम और सबसे घृणा करने वाला, सबसे ज़्यादा घृणित इंसान अगर कोई है तो वो कार्ल फ्रेडरिक मार्क्स ही है। ठीक है, आई एम सॉरी, हेनरिक है, फ्रेडरिक नहीं। ठीक है, और ये भी कहा कि बदनाम के साथ साथ इतना खतरनाक इंसान है कि जो भी इसके विचारों को पढ़ेगा वो भी मार्क्स को सपोर्ट करने लगेगा, और वो भी पूंजीपतियों पति जो वर्ग है उसके खिलाफ हो जाएगा। उसके बाद मार्क्स जो है एक मुकालिम हुआ करते थे रूस में, राजनीतिक चिंतक, उन्होंने मार्क्स की आलोचना की और मार्क्स को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित भी किया कि मार्क्स कि जैसा इंसान आज तक पैदा ही नहीं हुआ, और ये भी कहा कि मार्क्स जो हैं वो इस दुनिया के सबसे ज़्यादा एक तरीके से बिजली की चमक और बिजली की गड़गड़ाहट और तूफान लाने वाले शेर की दहाड़ जिस व्यक्ति के अंदर दिखाई देती, सुनाई देती है, वो कार्ल हेनरिक मार्क्स ही हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से आगे क्या हुआ, बस थोड़ी देर और थोड़ा सा झेल लीजिए मुझे, उसके बाद आप लोग मार्क्स के बारे में जान जाएंगे थोड़ा थोड़ा। तो देखिए, इसके बाद 1870 जो पीरियड है फेजेस से और 1876 तक का, वहां पे क्या हुआ, वहां पे 1876 और 1870 के बीच में मार्क्स बीमार हो गए हैं, मेंटल क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गई है इनको, मेंटल क्रॉनिक अवसाद से घिरे रहते थे, बहुत ही परेशान, क्योंकि बहुत ही टूट चुके थे, और इनकी पत्नी की जो मृत्यु थी वो भी हो गई थी, इसलिए मार्क्स और ज़्यादा टूट गए। इनकी जो बेटी थी फ्रांसिस्का, वो भी मर गई थी, हम सबसे बड़ी बेटी। तो ये भी जानिए कि मार्क्स की जो है 1876 में डेथ हो गई। मार्क्स के बारे में सबसे मज़ेदार फैक्ट ये है कि जिसको पढ़कर लोगों के अंदर ये भाव जाग जाता था कि आग लगा देंगे, क्रांति कर देंगे, वही व्यक्ति सार्वजनिक सभा में भाषण देने से कतराता था। एक आज तक के रिकॉर्ड में मार्क्स ने एक भी यूनिवर्सल भाषण नहीं दिया है, क्योंकि मार्क्स बहुत शर्मीले थे, ऐसा कहा जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, जिसको पढ़कर दिल में आग लग जाए वही व्यक्ति इतना शर्मीला, अमेजिंग, राइट। तो देखिए क्या हुआ कि इस फेज में मार्क्स को मेंटल क्रॉनिक डिसीज हो गई है, और 1881 में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई,
टूट गए बेसिकली ये भी एक तरीके से। 1883 में मार्क्स की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब कई सारी चीजें हुई भाई। अगर मृत्यु हो गई है पत्नी की तो टूटे। देखिए, अच्छा, मार्क्स की मृत्यु कैसे हुई जानते हैं आप? मार्क्स की जो मृत्यु हुई, फेफड़े में इनके फफोड़े पड़ गए थे फेफड़े में। मतलब जो इंसान इतना ज़्यादा अवसाद से घिरा रहता हो, जिसको पूरी दुनिया गाली दे रहा हो, पूरी दुनिया के लोग, यूरोप का पूरा समाज उसको निकाल दे रहा हो देश से, उसकी क्या हालत होती होगी। आजकल के युवा को अगर एक गाली दी जाए तो वो तो कहता है कि मिटा देंगे, ये कर देंगे। वो बेचारा तो पता नहीं कितना उसने झेला। आप सोच के देखिए इस बात को। मैं तो कभी कभी सोच के हिल जाता हूँ कि मार्क्स ने कैसे झेला होगा। फेफड़े में फफोड़े हो गए, फूल गया, दम निकल गई। इस दुनिया में ना कुछ लोगों के साथ अन्याय किया गया है। दुख है मुझे इस बात का। आप चाहे भीमराव अंबेडकर भारत में ले लीजिए, शंकराचार्य ले लीजिए, पश्चिम में अगर मैं बात करूं तो आप जो है कार्ल मार्क्स को ले लीजिए। ये व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिनको अगर थोड़ा ज़्यादा और जीवन मिल जाता ना, लगभग 20 साल की ज़िंदगी, तो मुझे लगता है कि आज दुनिया का नक्शा कुछ और होता। पता नहीं प्रकृति का क्या नियम है, क्यों जो है अच्छे लोगों के साथ वो अन्याय करती है। शायद उसकी कोई अपनी वजह होगी। खैर, अच्छा, तो अब थोड़ा सा मार्क्स के बारे में जो उनकी आज जो थ्योरीज दी गई हैं, हम उनको थोड़ा सा जान लेंगे, मतलब नाम जान लेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, तो क्या हुआ देखिए। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है मार्क्स का, कैसे मार्क्स कितने ज़्यादा विद्रोही स्वभाव के हुए। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जो है स्थापित करना चाहते थे। ठीक, साथ ही साथ ये भी करना चाहते थे कि अ, जो मार्क्स के बाद फैलाने वाले मार्क्स की थ्योरी हुए वो हैं आपके एंजल्स, स्टालिन, लेनिन, माओ, जेडांग, साथ ही साथ जो है अम्मा गेलान, गोल्डमैन, ये सारे मार्क्स को जो है फेमस कर रहे हैं, उनकी ही थ्योरी को फॉलो करते हैं। ठीक है, मार्क्स ने अपने जीवन काल में कुल 37 मतलब 37 पुस्तकों का जो है एक तरीके से कह सकता हूँ लेखन कार्य किया। और इसके साथ अब थोड़ा सा मूव करते हैं। तो साथियों, एक बात बताना चाहूँगा, थोड़ा सा रुक कर। मित्रों, जब मार्क्स की मृत्यु हुई ना, तो मार्क्स के अंतिम शब्द क्या थे, मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं आपको बताऊं। पता नहीं आप सुनना पसंद करेंगे या नहीं। तो मार्क्स के मरते वक्त जो शब्द थे, उन मूर्खों के लिए जिन्होंने पर्याप्त नहीं कहा, इतना ही है। मार्क्स के ये अंतिम शब्द हैं कि उन मूर्खों के लिए जिन्होंने पर्याप्त नहीं कहा। इस भाव को अगर आप समझ पा रहे हैं ना, गहराई में जाइए। इतना ज़्यादा घृणा करने वाला इंसान पैदा हुआ, इतना ज़्यादा जो है नफरत करने वाला, पूरी दुनिया के लोगों ने नफरत किया उसको। इवन कभी कभी जब मार्क्स की बातें करता हूँ लोगों से, तो लोग मुझे बहुत ज़्यादा तिरछी निगाह से देखते हैं कि ये राहत बर्बाद कर देगा। तो ये मार्क्स के बहुत ही जानलेवा, हृदय विदारक शब्द थे। अब थोड़ा सा मूव करते हैं, हम ये जान लेते हैं थोड़ा सा कि मार्क्स ने जो थ्योरीज दी हैं वो क्या क्या हैं, और उसके बाद ये जान लेंगे कि मार्क्स का क्रिटिसिज्म क्या है। फिर थोड़ा सा ये कि मार्क्स नैतिक था या अनैतिक। तो जो मार्क्स ने थ्योरीज दी हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उनका नाम नोट कर लीजिएगा, कभी हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तो इसने कहा कि सोशलिस्ट पहली
आपका फेज होगा, उसके बाद जो आइडियलिज्म होगा वर्ड, वो कम्युनिज्म होगा। आप जानते हैं कि चाइना, रूस में कम्युनिज्म चलता है। दूसरी जो मार्क्स के द्वारा थ्योरी दी गई है वो है आपकी डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। ठीक है, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। तीसरी थ्योरी जो मार्क्स ने दी है, देखिए मुझे पता है ये सारे शब्द हो सकता है आपको बोरिंग लगे, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। शब्द हैं, कभी बात कर लेंगे, समझेंगे, मजा आएगा। तो तीसरी जो है, इसने मिडिल क्लास थ्योरी दी है। ठीक है, चौथा जो इसने दिया हुआ है, थ्योरी ऑफ हिस्ट्री। थ्योरी ऑफ हिस्ट्री देने का अकेला पर्पस है, इसने कहा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाइए, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और जीतने के लिए पूरा संसार बाकी है। ठीक है, और ये भी हिस्ट्री की थ्योरी देने के साथ साथ ये भी कहा है कि आज तक का इतिहास केवल मजदूरों और पूंजीपति जो हैं उनके बीच संघर्ष का इतिहास रहा है, इसलिए मजदूरों एक हो जाइए। सरप्लस थ्योरी इसने दी है। सरप्लस थ्योरी क्या है कि जब पेट भरा होगा ना तभी आएगा। जैसे नागार्जुन एक जो है कवि हुए हैं 20वीं सेंचुरी में, तो उन्होंने कहा कि घर के अंदर दाने आए कई दिनों के बाद, कौवे ने पांखें खोली कई दिनों के बाद। ऐसा कुछ भाव है कि पेट जब भर गया है ना तभी जाके विचार आए हैं। और ये भी कह रहे हैं साथ ही साथ कि आओ रानी हम धोएंगे पाल की, यही इजाजत हुई है जवाहरलाल की। क्योंकि 1975 में 1975 का पीरियड जो है, नागार्जुन कवि हैं और क्या लिख रहे हैं, इंदिरा जी के बारे में लिख रहे हैं कि आओ रानी हम धोएंगे पाल की, यही इजाजत हुई है जवाहरलाल की। ऐसा व्यंग, क्योंकि मार्क्स हैं, मार्क्सवादी हैं, इसलिए मार्क्सवादी ये नहीं देखते हैं कि कविता किसी को बुरा लगेगा सुन के या फिर अच्छा लगेगा, वो लिख रहे हैं क्योंकि वो प्रगतिवादी हैं। प्रगतिवादी वही है जो मार्क्स को फॉलो करते हैं। तो बहुत तीखा लिखते हैं ये लोग। मुक्तिबोध लिख रहे हैं कि इस दुनिया को तुम लोग बेचकर खा गए, किसी जो है शादी में जाकर तुमने अपना पेट भर लिया, गरीबों को मार रखा है तुम लोगों ने, कुछ ऐसा भाव है। बहुत ही दुख है उनको इस तरीके से। मैं थोड़ा सा आगे ले चला जाता हूँ कि कवि हैं वो लोग और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। बात करूँगा कैसे साहित्य पर प्रभाव हुआ। साहित्य का काम ही होता है जन चेतना, इंटरेस्ट नहीं बनाना, लोगों का मनोरंजन करना साहित्य का काम नहीं है। मार्क्सवादी सोचते हैं साहित्य का काम है लोगों को जागृत करना। ठीक है, तो पांचवी जो थ्योरी है मार्क्स की वो है आपकी सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इस देश के नौजवान बीए का सिलेबस पढ़ते हैं ह्यूमैनिटीज है, और उनसे पूछो मार्क्स की थ्योरी क्या है, मार्क्स किसको क्या बोलता है, पता ही नहीं है। क्योंकि उनको भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान से ज़्यादा और उन्हें कुछ आता ही कहाँ है। लेबर्स थ्योरी दी है, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू जो है, दास कैपिटल जो उसकी बुक है, वो सबसे ज़्यादा ये थ्योरी पर फोकस किया गया है। ठीक है, तो ये हुई है मार्क्स ने जो अपना लेखन किया है उसके बारे में। ठीक, अब हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि मार्क्स का क्रिटिसिज्म क्या है।
ठीक है, कभी पूरा लेक्चर बनाएंगे, विस्तार से जानेंगे, बट आज थोड़ा सा जान लेते हैं कि मार्क्स के लिए नैतिक क्या था और अनैतिक क्या था। ठीक, तो भैया मार्क्स साहब कह रहे हैं, पता क्या मार्क्स कह रहे हैं कि पहली चीज ध्यान दीजिए, पहली चीज है कि निजी संपत्ति जो है ना, निजी संपत्ति बकवास चीज है, इसको नहीं होना चाहिए, किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, और राज्य भी नहीं होना चाहिए। राज्य जो है आम जनता का एक तरीके से तानाशाह है, क्यों वही सारे काम करेगा, जनता अपने आप कर लेगी। शोषण नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का शोषण, चाहे वो लिंग आधारित हो, चाहे वो जाति आधारित हो। खैर मार्क्स को जाति समझ में नहीं आती, पहली बात ध्यान दीजिए, ना ही नस्ल और ना ही आर्थिक, किसी तरीके का जो है शोषण नहीं होना चाहिए। ठीक, और क्या नहीं होना चाहिए, विषमता नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की समाज में। धर्म, मार्क्स जो कहता है कि धर्म अनैतिक चीज है, देखिए कई लोगों की जल सकती हैं, नफरत कर सकते हैं, तो प्लीज संभाल के रखें अपने आप को, उनकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। तो मार्क्स कह रहा है धर्म के बारे में, धर्म, मेरी तो जुबान जो है कटी जा रही है, बट मैं तो बोलूंगा, मेरे द्वारा नहीं बोला गया है। धर्म मनुष्य में वह सभी गुण पैदा करता है जो एक पालतू कुत्ते में होना चाहिए। धर्म मनुष्य में अफीम का काम करता है, ऐसी खराब बात बोली है धर्म के बारे में। अगर ये किसी पंडित को पता लग जाए, पुजारी को पता लग जाए, और खासकर बीजेपी के नेताओं को, तो मुझे लगता है कि मिटा ही देंगे मुझे उन्हें लगेगा मैंने कहा है। ठीक है, वो कहता है कि पूंजीवादी दुनिया का नाश हो, ठीक है, साम्यवाद का स्थापना हो, राष्ट्रवाद जो है ना वो बकवास चीज है। ये बड़ी बड़ी बातें हैं, कभी विस्तार से जानेंगे हम। अलगाववाद, अलगाववाद मार्क्स के यहाँ दूसरा है, ध्यान रखिए, ये वो नहीं है, एलियनेशन। ठीक, और जो सहज मानवीय प्रकृति है ना, अलगाववाद दूसरे भाव में मार्क्स ने कहा है। ये सारी चीजें मार्क्स के लिए अनैतिक हैं। नैतिक क्या क्या है फिर? मार्क्स कहता है समानता होनी चाहिए एवरी लेवल ऑफ, चाहे वो आर्थिक, राजनीतिक, लिंग, जाति, हर तरह का जो है आपकी समानता होनी चाहिए। मार्क्स कहता है कि व्यक्ति दरअसल नैतिक होता है, मोरल होता है, और जो जीवन का करना है, कार्य करना है, सभी लोग कार्य करेंगे अपने अपने लिए, ठीक है, कोई एक दूसरे का शोषण नहीं करेगा। मार्क्स ने यह भी कहा है कि पूंजीवादी दुनिया का तभी अंत होगा जब हिंसा होगी, हिंसक क्रांति होगी। इसलिए मार्क्स क्रांति को उचित मानता है, ठीक है, बहुत ही फेवरेट चीज है उसकी। और अंतरराष्ट्रीयवाद को मानता है। राष्ट्रीयवाद का मतलब जानते हैं? ये ठीक वही बात है जो वन नेशन वन अर्थ वन गवर्नमेंट की बात चल रही है आजकल। जो बात चल रही है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। मोदी जी ये जो है नारा लगा के आए हैं ना यूएन में, मोदी जी, राइट। तो मैं एक चीज बता दूं कि वसुधैव कुटुंबकम तो जरूर नहीं, ठीक है, बैल गुरु तो जरूर बन जाएंगे विश्व गुरु के स्थान पर। क्योंकि देश के अंदर जो मूर्खता चल रही है ना, गाय का मूत्र पीने से भला किसके पेट की बीमारी सही हो सकती है? गधापन है, ये बात कौन समझाए। लेकिन बीजेपी के नेता, वाह भाई वाह। देखिए, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, मैं आलोचनाएं भी करता हूं, मैं सपोर्ट भी करता हूं। मोदी जी ने बहुत काम किए हैं, उनमें से एक काम जो सबसे ज्यादा फेवरेट लगता है वो है मोदी जी ने $10 बिलियन खर्च किए हैं इस देश के लिए, ताकि 100 बिलियन समथिंग टॉयलेट बनाए गए हैं, और जो बीमारियों का रेट था वो कम हुआ है। जो डायरिया, कॉलरा हो जाता था लोगों को, वो कम हुआ है, डेफिनेटली कम हुआ है।
लेकिन हाँ, कई सारे अदर फैक्टर भी हैं। मोदी जी की आलोचना करने के लिए मेरे पास कई अदर फैक्टर हैं। उनमें से बेसिकली कभी बात कर लेंगे अच्छे से, अब तो आपके सामने ही हूँ मैं। मुझे लगता है कि जातिवादी ज़्यादा है, हिंदू मुस्लिम, ये क्या बना के रखा है तुम लोगों ने, क्या ही बताऊँ मैं, नहीं बोल सकता वरना। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा अब हम लोग जो है अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, और बस थोड़ी देर देर मुझे और दे दीजिए, क्योंकि अब ख़त्म ही करने वाला हूँ। तो देखिए, थोड़ा सा मार्क्स का हम क्रिटिसिज्म कर लेते हैं, ठीक है। कैसे मार्क्स फेल हो गया, मार्क्स समझ नहीं पाए पूरी दुनिया को कि सिर्फ शोषक और शोषित नहीं है, और भी क्लास हैं। कैसे, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। मार्क्सिस्ट पहले लिखता हूं, ठीक है। वीएस, ये एक फिलॉसफी है, इसके अगेंस्ट जो फिलॉसफी खड़ी हुई है उनमें सबसे पहला है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म के समर्थक कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए इस दुनिया में ना मुझे लगता है कि औरत होना सबसे बहुत बड़ी बात है। मतलब औरत होना ना बहुत ही बोझिल काम है। जो लोग मुंह बनाएंगे उनको मैं बताना चाहूँगा कि आपको हफ्ते में खैर आपको एक महीने में आपके 4 दिन खराब नहीं होते हैं, आपको वो असहनीय दर्द नहीं झेलना पड़ता है। आपको आपका पूरे जीवन का 16.66% टाइम बच गया है, जो कि महिलाओं का नहीं बचा हुआ है। जो लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं कि महिलाएं कुछ भी काम नहीं करती हैं, महिलाओं के अंदर दिमाग नहीं होता है, उन गधों को ये कौन समझाए कि महिलाएं ही अंतिम हैं, महिलाएं बहुत बुद्धिमान होती हैं। उन लोग, देखिए हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है पता है, कि हम लोग बहुत ही भावनावादी हैं। हम लोग बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं कि लड़कियां तो होती हैं ऐसी हैं, महिलाएं होती हैं ऐसी हैं, उनके अंदर दिमाग ही नहीं होता है। भाई 9 महीने पेट के अंदर बच्चा रखना, वो असहनीय दर्द है ना। आप 2 दिन पेट ईंट बांध के देख लीजिए अपने पेट पे, आपको अकल आ जाएगी। पीरियड्स में जो दर्द होता है मुझे नहीं लगता कि वो इतना नॉर्मल होता है, और जो कि उनको पता है कि होना ही होना है, 4 दिन खराब होने ही होने हैं, जिसके लिए दुनिया में कोई भी दवा नहीं आज तक है, दर्द होना ही होना है। अब अगर मानना है तो मान लीजिए, वरना लठैती करने में क्या जाता है ना। और आपको जैसे ही पता चलता है कि बताओ यार, एक क्रोमोसोम से बच गए पूरी जिंदगी। डॉक्टर क्यूटर्स एक अभी डॉक्टर हुई हैं अर्ली में, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, डॉक्टर क्यूटर्स बुक लिखी है, तो बड़ी कमाल की बुक है। उसको पढ़ने में जो सुख है वो उसमें बहुत बारीकी से बताया गया है चीज़ों को। हम लोग सबसे पहले लड़की होते हैं माँ के पेट के अंदर, ड्यूरेशन निर्धारित होती है। अगर टेस्टिकल बन गए तो लड़के, टेस्टिस बन गए तो लड़कियां। थोड़ा सा हार्मोनल लोचा हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन फ्लो किया टेस्टिस से अगर, तो लड़के बनेंगे। एंड्रोजन अगर निकला तो लड़की बन जाएंगे। बट हाँ, माँ के पेट के अंदर जब हम एग में होते हैं तब हम सबसे पहले लड़की ही होते हैं। कौन समझाया ये बात इंसानों को। तो भाई औरत होना ना दुनिया का बहुत ही बोझिल काम है। उनका सम्मान किया जाए, उनको वस्तु ना समझा जाए, एक इंडिविजुअल समझा जाए, ना कि एक वस्तु। उनका सम्मान किया जाए, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए। उनको जो है महानता की जरूरत नहीं है। माँ ही स्वर्ग है, माँ ही जन्नत है, आई लव माई मॉम, माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा। अरे यार, इन सबकी औरतों को जरूरत नहीं है। उनको अधिकार दीजिए, उनको अधिकारों की जरूरत है।
वो नहीं कहते हैं कि आप मुझे महान बनाइए, माताएं नहीं कहती हैं, ना ही लड़कियां कहती हैं कि मुझे जो है महान बनाइए, देवी कहिए, उनको अधिकार दे दीजिए, उतना ही काफ़ी होगा। बहुत ज़्यादा बातें हो सकती हैं बट टाइम का कमी है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। फेमिनिज्म विचार इनके खिलाफ स्टार्ट हुआ, और फेमिनिज्म ये कहता है, क्या कहता है वो बाद में समझ लेंगे, है ना, क्योंकि टाइम की कमी है। मजदूर वर्ग, ठीक है, किसान वर्ग, ठीक है, ये सॉरी मुझे माफ कर दीजिएगा, फेमिनिज्म पहला फिलॉसफी है जो मार्क्स के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। दूसरा जो है वो अम्बेडकरिज्म है, अम्बेडकरवादियों के लिए रिज्म है, क्योंकि अम्बेडकरवादी, मार्क्स को जाति पता ही नहीं क्या है, तो अम्बेडकरवादियों के लिए जाति सबसे खतरनाक चीज है। आर्थिक शोषण तो वो झेल लेते हैं लेकिन जाति नहीं झेल पाते हैं। जाति के नाम पर जो भेदभाव उनके साथ किया गया है आज तक का, मतलब मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी जिंदगी उस बच्चे की है जो एक दलित समाज में काली अश्वेत बच्ची है, उसकी जिंदगी सबसे बुरी है। क्योंकि दलित समाज की जो औरतें होती हैं उस वस्तु होती हैं लोगों के लिए, हायर क्लास लोगों के लिए, ठीक है। तो अम्बेडकर कहते हैं, अम्बेडकरवाद खड़ा हुआ और कहते हैं मार्क्स जो है नहीं उतर पा रहे हैं ठीक से, क्योंकि जाति भेदभाव हम लोगों के साथ ज़्यादा किया गया है। अब अच्छा, अम्बेडकरवादियों को ये बात कौन समझाए कि आजकल जैसे अम्बेडकर की पूजा चलती है, ओके पूजा कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनालिटी कल्ट अच्छी बात नहीं होती है। सम्मान है, ठीक है, मैं भी अंबेडकर का बहुत बड़ा प्रशंसक, बहुत बड़ा उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी पूजा नहीं करनी है। वो इंसान थे और वो भी पर्सनालिटी मतलब व्यक्ति पूजा को नहीं चाहते थे। हो लोग बुद्ध की पूजा करने लगते हैं। मजेदार बात यह है कि बुद्ध अपनी कहा तो नहीं है बट लिटरेरी सोर्स ऐसा मिलता है, अंबेडकर सर लिख कर गए हैं कि जो है पर्सनालिटी कल्ट अच्छी बात नहीं होती है, व्यक्ति पूजा अच्छी नहीं होती है। अगर व्यक्ति पूजा कोई करने लगेगा तो लोग अपनी जिम्मेदारियों से जो है ना जी चुराने भाग लगते हैं। अगर अंबेडकर ने बलिदान दिया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी बलिदान दें। बैठने सोने से कुछ काम नहीं चलता है, पूजा करने से, ठीक है। तो अंबेडकर सर बहुत ही पर्सनालिटी कल्ट को हेट करते थे, वो नहीं चाहते थे कि मेरी पूजा हो। आजकल क्या चल रहा है, झंडे उठाए लोग घूम रहे हैं, अजीब अजीब पागलपन है भाई, क्या बताऊं मैं। खैर, दूसरा रेसिज्म। रेसिज्म भारत में तो ज़्यादा नहीं फैला, बट हमारे पास धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर झंडे उठाने के लिए पर्याप्त मसाला है, तो हम रेस के नाम पर नहीं उठाते हैं। वरना अमेरिका में जो विभत्सनाएं हुई हैं, यातनाएं दी गई हैं लोगों को, वो यहाँ धर्म के नाम पर होती हैं। रेसिज्म खड़ा हुआ, ठीक। और अपार्थिड वही थ्योरी है जो रेसिज्म पे अप्लाई होती है। ये सारी चीजें फेमिनिज्म की बात करते हुए थोड़ा सा बताऊंगा। पितृसत्तात्मक जो सोच है कि घर का जो सबसे पावरफुल व्यक्ति होगा कौन होगा, पिता होगा। उसने कहा रात है, पूरी फैमिली ने कहा रात है। उसने कहा, मतलब एक बड़ी कहावत फेमस है कि राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, जनता बोली रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। मतलब उस देश की जनता इतनी गधी है, राजा इतना गधा है कि समझ नहीं पा रहा है। पितृसत्तात्मक सोच, और फेमिनिज्म लोगों के लिए पितृसत्तात्मक सोच ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि उनके लिए लगता है कि वुमेन्स को राइट मिलने चाहिए, ठीक है। और घर की महिलाएं, मजदूर, अब देखेंगे मजदूर और घर की महिलाएं जो हैं 12-12 घंटे काम करती हैं। मजदूर काम करते हैं बाहर, तो पैट्रियार्की ये कहती है, फेमिनिज्म ये कहता है कि घर की महिलाएं ज़्यादा शोषित हैं एज कंपैरिजन एज मजदूरों के।
साथ ही साथ मध्यवर्गीय वुमेन की कंपैरिजन में दलित समाज की वुमेन्स ज्यादा शोषित हैं। ठीक ऐसे ही अम्बेडकरिज्म कहता है कि ब्राह्मणवाद हमारे लिए बड़ा खतरनाक है। ठीक है, हमारे लिए धर्म जो है ज्यादा मायने नहीं रखता है, हमारे लिए ब्राह्मणवाद, कास्ट ज्यादा मायने रखती है। इसलिए ठीक है, निम्न जातिवाद और ब्राह्मणवाद बड़ा खतरनाक है। साथ ही साथ रंग भेद, भारत के जितने सारे गधे जो हैं, आप जानते हैं कि गधा घोड़े पे, जो गधा है वो घोड़े पर सवार होता है शादी में, और उसकी पहली चॉइस क्या होती है? आप न्यूज़पेपर उठाइए और उसके सबसे लास्ट वाले पेज पर जाइए, कई सोशियोलॉजिस्ट उसी से रिसर्च कर लेते हैं। मजेदार बात ये है क्या, वो लोग ये देख लेते हैं कि ये जो है ना बदतमीजियां, जैसे हमारे देश के युवा की पहली पसंद क्या है लड़की छांटने में, शादी करने के लिए? गोरी और स्लिम। गोरी तो होनी चाहिए। क्या यार, पढ़ाई लिखाई तो आ जाएगी, बात की बात है, गोरी और स्लिम होनी चाहिए, ताकि उसको लाइसेंस मिल जाए कि वो जो है अपनी पत्नी से जब चाहे बलात्कार कर सके। शादी मार्क्स कहता है शादी बकवास चीज है, शादी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज देख लीजिए, हमारे भगवान भी इससे जो है नहीं बचे हैं। क्या, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बेचारे भगवान भी परेशान हैं। तो देश में क्या ही चल रहा है जब, है ना, बेचारे देश के लोग जो है क्रीम खरीद के मरे जा रहे हैं गोरे होने के लिए। अब क्या बताया जाए। खैर, तो मुझे लगता है कि हमें जो है व्यक्ति बनने की ज़्यादा ज़रूरत है, हमें अधिकारों की ज़्यादा ज़रूरत है जो कि वुमेन्स को देना है। हमें बिना बात के झंडे नहीं उठाना है जो हम उठाए फिरते हैं। ठीक है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, है ना, वो पाकिस्तानी, वो मुस्लिम है तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मंदिर नहीं मंदिर होगा, मंदिर बनेगा मस्जिद नहीं। क्या लगा रखा है यार, है इतनी सारी बेरोजगारी है, आप जो है मंदिर मस्जिद चला रहे हैं। मुझे तो घिन आती है कभी कभी ऐसी सोच से, ऐसी मानसिकता से कि भाई देश को संभालो, देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काम करो, पॉलिसी बनाओ। मंदिर बनाने से क्या मिल जाएगा आपको? झगड़ा कराकर क्या मिल जाएगा? और मुझे लगता है बीजेपी ज्यादातर इसी पे बेस्ड है। बीजेपी के सारे नेता जो हैं धर्म के नाम पर लड़ते हैं। खैर, आई होप सो कि मुझे माफ कर देंगे अगर मेरी बातों का आपको बुरा लग रहा है। अंत में मार्क्स के मैं 2-4 कथन आपको सुनाना चाहूंगा और उसी के साथ अंत करूंगा। तो मार्क्सवाद कहते हैं कि मार्क्स का पहला कथन, मार्क्स कह रहे हैं कि इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानने वाला कोई व्यक्ति ये जानता है कि महिलाओं की उथल पुथल के बिना महान सामाजिक परिवर्तन असंभव है। सामाजिक प्रगति को निष्पक्ष सेक्स की सामाजिक स्थिति से समाज सुधर सकता है, मापा जा सकता है, जिससे बदसूरत लोग पैदा होते हैं जो कि धर्म के नाम पर लड़ते हैं। ठीक। दूसरा, धर्म मनुष्य में वह सभी गुण पैदा करता है जो एक पालतू कुत्ते में होने चाहिए। तीसरा, धर्म मनुष्य में अफीम का काम करता है। चौथा, बहुत अधिक उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन के परिणाम स्वरूप बहुत अधिक बेकार लोग पैदा होते हैं। ठीक। एक बात मार्क्स कह रहा है, मजेदार बात यह है कि जो लोग कहते हैं ये मार्क्सवादी, कार्ल मार्क्स खुद कह रहा है कि एक बात निश्चित है कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूं, मैं क्रांति चाहता हूं। इतिहास खुद को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में और फिर प्रहसन के रूप में।
लोकतंत्र समाजवाद का रास्ता है। और लोकतंत्र के बारे में जो एक बार मैं पढ़ रहा था, सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी वो ये कि मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, आपकी कार खराब हो गई है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कार ठीक कर लीजिए या तो बैलगाड़ी पे चले जाइए। तो मुझे लगता है डेमोक्रेसी अच्छी चीज़ है और आप कार सही कराइए, तो उसके उसकी जगह पे कभी कभी फेल भी हो जाए तो ओके, नो प्रॉब्लम, है ना। वो थ्योरीज पुरानी हो चुकी हैं, जब जो है चलता था ब्राह्मणवाद, दुनियादारी, बकवास चीज़ें। और मुझे ना इसी के साथ मैं समाप्त करने वाला हूँ। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, जब मुझसे कोई पूछता है, शुरुआत में जब मैं किसी से मिलता हूँ तो सबसे पहले तो जब परिचय होता है तो मैं उससे कहता हूँ अजय। तो कहता है सरनेम कहाँ है भैया आपका? तो मैं कहता हूँ नहीं है, मैं सरनेम नहीं यूज़ करता, बट क्या करूँ, आप जैसे मूर्ख हैं वो कर रहे हैं। अब इतनी बात मैं बोल देता हूँ, इतने से उनकी जो है उनके अंदर आग लग जाती है। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें सरनेम ज़रूरत नहीं है तो तुम सोचते क्या हो? तो मैं कहता हूँ कि धर्म, जाति, रंग और पैट्रियार्की, इन सभी चीज़ों से मुझे नफरत है। इन सबको बाहर उतार के आइए, तब मुझसे बात कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है सारी चीज़ें बकवास हैं। हमें जो है ज़रूरत है इंसान बनने की। सबसे पहले मैं तो कहता हूँ कि ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुस्लिम, ना मैं क्रिश्चियन, ना ही मैं बुद्धिज़्म से रिलेट करता हूँ, ना ही जैनिज़्म से, ना ही यहूदी। मैं एक होमो सेपियंस हूँ और इंसान बनने के लिए लगातार कोशिश कर रहा हूँ। खैर, तो इसी के साथ जय हिंद, और मुझे उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय करेंगे।